अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में जो था वो हमने कंप्लीट किया था कि हमारा क्वालिटी एश्योरेंस का सिस्टम होता है उसकी हम असेसमेंट कैसे करते हैं। उसमें हमने जो वो दो मेथड्स देखे थे, जिसमें हमने इंटरनल असेसमेंट देखा था और एक्सटर्नल असेसमेंट देखा था। आज का जो है वो हमारा है इवेलुएटिंग क्वालिटी एश्योरेंस डाटा के जो हमारे पास क्वालिटी एश्योरेंस डाटा आता है उसको हम किस तरह से इवेलुएट करते हैं टू फाइंड आउट दैट कि आइदर इसके अंदर कोई जो है वो सिस्टमेटिक या रैंडम एरर एग्जिस्ट करता है या नहीं, या फिर ये चेक करने के लिए कि हमारे जो भी रिजल्ट्स आए हैं वो अंडर स्टैटिस्टिकल कंट्रोल हैं या नहीं, या जो डिज़ायर्ड क्वालिटी या जो डिज़ायर्ड रेंजेस हम चाह रहे थे उन रेंजेस के हमारे पास रिजल्ट्स आए हैं नहीं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो भी क्वालिटी एश्योरेंस का डाटा होता है उसको हम क्या करते हैं, इवेलुएट करते हैं। यूजुअली क्या होता है कि इवेलुएशन जो होती है वो बेसिकली टू टाइप्स की होती है, जिसके अंदर हम कहते हैं कि एक प्रिस्क्रिप्टिव अप्रोच यूज़ होती है और एक होती है जो परफॉर्मेंस बेस्ड अप्रोच। टू अप्रोचेज टू डेवलपिंग क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम्स हैव बीन डिस्क्राइब्स। ठीक है, टू अप्रोचेज हैं। यूज होती है, जिसमें फर्स्ट वन है हमारे पास प्रिस्क्रिप्टिव अप्रोच। ठीक है, और जो हमारे पास सेकंड है वो है परफॉर्मेंस बेस्ड अप्रोच। ठीक है, वन बाय वन हम देखेंगे कि प्रिस्क्रिप्टिव अप्रोच जो है वो कैसे हेल्प आउट करती है कि हमारा जो डाटा है उसको इवेलुएट करने के लिए कि आइदर वो डाटा जो है वो हमारा डिजायर्ड रेंजेस के अंदर या जो डाटा है वो अंडर स्टैटिस्टिकल कंट्रोल है या नहीं। तो फर्स्ट वन हम देखते हैं कि प्रिस्क्रिप्टिव अप्रोच क्या होती है, किस तरह से काम करती है। देन हम डिस्कस करेंगे कि परफॉर्मेंस बेस्ड अप्रोच क्या है और किस तरह से काम करती है। प्रिस्क्रिप्टिव अप्रोच की सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। प्रिस्क्रिप्टिव अप्रोच इन विच एन एग्जैक्ट मेथड ऑफ क्वालिटी असेसमेंट इज prescribed, in which an exact method of quality assessment is prescribed. Of quality assessment is prescribed. ठीक है, इट्स मीन क्या है, प्रिस्क्रिप्टिव जैसे कि नेम से ही शो हो रहा है कि वो वाली अप्रोच या वो मेथड जिसके अंदर क्या होता है कि जो भी हमने अपना मेथड है उसकी जो क्वालिटी की असेसमेंट करनी है उसका जो प्रोटोकॉल है या जो उसका मेथड है वो क्या होता है, ऑलरेडी प्रिस्क्राइब होता है कि इसी मेथड को फॉलो करते हुए हम क्या कर सकते हैं कि जो भी हमारे पास क्वालिटी एश्योरेंस का डाटा है उसको हम इवेलुएट कर सकते हैं कि आइदर ये डाटा जो है वो एक्यूरेट है या नहीं, डिज़ायर्ड डाटा है या नहीं, अंडर कंट्रोल है या नहीं, या जो भी डिज़ायर्ड रेंजेस थी वो है या नहीं है। प्रिस्क्रिप्टिव अप्रोच को हम फाइंड आउट करने के लिए या इवेलुएट करने के लिए हम सेम वही अपने जो मेथड्स हमारे पास जो हमने पिछले उसमें पढ़े थे कि क्वालिटी असेसमेंट के मेथड थे, हम सेम वही मेथड्स यूज़ करते हैं जिसमें हमारा क्या होता है कि स्पाइक सैंपल होगा, ब्लैंक मेथड होगा, या फिर जो हम डुप्लीकेट सैंपल्स की एनालिसिस करते हैं वो सारे के सारे ही हम जो है सैंपल्स को यूज़ करके हम क्या करते हैं, इवेलुएट करते हैं कि हमारा जो मेथड है, जो हमारा क्वालिटी एश्योरेंस का डाटा है या जो भी हमारे पास डाटा है वो एक्यूरेट है या नहीं है। ठीक है, और इसके अलावा जो प्रिस्क्राइब्ड अप्रोच है जिसके अंदर हमने कहा कि प्रिस्क्राइब्ड प्रोटोकॉल्स होते हैं हमारे पास, वो क्या है कि डिफरेंट जो इंडस्ट्रीज़ हैं या डिफरेंट जो एजेंसीज़ हैं जो क्या करती हैं क्वालिटी कंट्रोल को काम करने के लिए, क्वालिटी कंट्रोल पे काम करती हैं, उन्होंने जो बाकायदा स्पेसिफिक जो है प्रोटोकॉल्स डिज़ाइन किए हुए हैं। जैसे कि अगर हम कहते हैं कि हमारे पास फूड और ड्रग एनालिसिस के का कोई भी हमारे पास अगर सैम्पल है या कोई भी हमारे पास चीज़ है जिसकी हमने क्वालिटी को जो है वो इवेलुएट करना है, तो उसके लिए फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो स्पेसिफिकली क्वालिटी एश्योरेंस चीज़ जो है वो स्पेसिफाई की हुई है जिनको फॉलो करना ज़रूरी है। इसी तरह से जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसीज़ हैं उन्होंने जो है वो प्रिस्क्रिप्टिव डाटाज या प्रोटोकॉल जो है वो डिस्क्राइब किए गए हैं कि जिनके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी इन्वायरमेंटल से रिलेटेड सैम्पल्स है तो उनका एनालिसिस किया गया है, तो उनकी क्वालिटी को अश्योर करने के लिए हम या उनके डाटा को इवेलुएट करने के लिए जो EPA यानी कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसीज़ ने अपने प्रिस्क्रिप्टिव अप्रोच या प्रिस्क्रिप्टिव प्रोटोकॉल्स दिए गए हैं उन्हीं को हम फॉलो करते हुए क्या कर सकते हैं, इवेलुएट करते सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब हम एक एग्जांपल जो है वो देखेंगे कि जो किस तरह से जो है प्रिस्क्रिप्टिव अप्रोच जो है वो काम करती है। उसके लिए हमारे पास एक एग्जांपल है जिसके अंदर क्या है, A good example of prescriptive approach to quality assessment is the protocol outlined
पब्लिश बाय द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी का एक प्रोटोकॉल है जो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, जिससे आपको क्लियर होगा कि बेसिकली ये काम किस तरह से करती है। ठीक है, उसके अंदर जो है फर्स्ट वन हम देखेंगे क्या है, फॉर लेबोरेटरीज इन्वॉल्वमेंट इन स्टडीज ऑफ वेस्ट वाटर एंड वेस्ट वाटर का जो है वो स्टडी की गई है प्रिस्क्रिप्टिव अप्रोच के जरिए, किस तरह से डाटा को इवेल्युएट किया गया है वो हम देखते हैं। ठीक है, इसमें फर्स्ट वन क्या है कि जो हमने एग्जांपल हम देख रहे हैं वेस्ट वाटर की ट्रीटमेंट की। ठीक है, और इसके लिए जो प्रोटोकॉल फॉलो किया गया है वो है, किसने दिया है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ने जो है वो प्रोटोकॉल इंट्रोड्यूस करवाया है। गुड एग्जांपल टू क्वालिटी असेसमेंट इज द प्रोटोकॉल प्रिस्क्राइब्ड बाय इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एनर्जी फॉर लेबोरेटरीज इन्वॉल्व्ड इन मॉनिटरिंग द स्टडीज ऑफ वाटर एंड वेस्ट वाटर। ठीक है, वेस्ट वाटर के एनालिसिस के अंदर जो इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व होती हैं वो किस तरह से या कौन सा प्रोटोकॉल फॉलो करती है, हम वो देखते हैं। अब फर्स्ट आता है कि प्रिस्क्रिप्टिव अप्रोच को किस तरह से हम फॉलो करते हैं। अब देखिए सबसे पहले क्या है कि हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास सैंपल आता है अपना सैंपल की कलेक्शन करते हैं। ठीक है, फर्स्ट वन जो स्टेप आता है कि आपने अपना सैंपल को जो है वो कलेक्ट किया सैम्पलिंग साइट से। सैंपल ए इज़ कलेक्टेड इंडिपेंडेंटली सैंपल ए एंड बी आर कलेक्टेड साइमल्टेनियसली एट द सैंपल साइट। फर्स्ट स्टेप जिसमें क्या है, सैंपल ए एंड बी आर कलेक्टेड फ्रॉम द सैम्पलिंग साइट। सैम्पलिंग साइट से जो है वो क्या करने हैं, ए और बी सैंपल को कलेक्ट कर लिया, मतलब क्या क्या है, टू पार्ट्स या टू डुप्लीकेट सैंपल जो है हमने कलेक्ट किए। उसके बाद क्या करेंगे कि जो हमारे पास ए और बी सैंपल्स हैं इनको क्या करते हैं, हम इनको टू पार्ट्स में डिवाइड करके, एक हमारे पास A1 सैंपल आ गया और ये हमारे पास A2। इसी तरह जो है हम B को करते हैं जिसमें हमारे पास एक सैंपल तो हमारा B आ गया और एक हमारे पास आ जाता है BSF आ जाता है। ठीक है, B is also split into two equal volume, one of which is BSF is spiked with a non-amount। सेकेंड एक तो हमने इसी तरह हमने क्या किया, अपनी सैम्पलिंग साइट से हमने क्या, फ्रॉम द सैम्पलिंग साइट से हमने ए और बी सैंपल कलेक्ट किए। उसके बाद हमने क्या किया कि ए सैंपल को भी दो पार्ट्स में स्प्लिट कर लिया, दो इक्वल वॉल्यूम में डिवाइड किया। बी सैंपल को भी हमने दो इक्वल वॉल्यूम में सेलेक्ट किया, जिसमें से एक हमारा बी है और सेकेंड हमारा BSF है। BSF मीन्स क्या है कि ये वाला हमारा क्या है, स्पाइक्ड सैंपल है। स्पाइक्ड सैंपल मीन्स क्या कि जिसके अंदर हमने नॉन अमाउंट ऑफ एनालाइट जो है वो ऐड की है। ठीक है, उसके बाद अब हम क्या करते हैं, जब हमारे ये सैंपल बी सैंपल स्प्लिट इनटू होता है और स्पाइक विद अ नॉन अमाउंट ऑफ अ फील्ड ब्लैंक इज आल्सो स्पाइक विद द सेम अमाउंट ऑफ एनालाइट। इसके अलावा हम एक फील्ड ब्लैंक जो हमने पिछले उसमें स्टडीज में लेक्चर में स्टडी किया था कि फील्ड ब्लैंक क्या होता है, हमने एक फील्ड ब्लैंक जिसको क्या कहा है, DSF से रिप्रेजेंट किया गया। फील्ड ब्लैंक DF इज आल्सो स्पाइक्ड, DF लिया और उसकी भी स्पाइकिंग की गई, इज आल्सो स्पाइक। फील्ड ब्लैंक हमने क्या कहा था कि कौन सा होता है, जिसको हम क्या करते हैं अपनी लेबोरेटरी से कलेक्ट करके हम उसे सैम्पलिंग साइट पे लेके जाते हैं, वहाँ पे ले जाके ओपन करते हैं ताकि वहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो उससे इंटरेक्ट हो सके। देन दोबारा उस कंटेनर को बंद करके हम क्या करते हैं, उसी वे में जिस तरह से हमने अपना सैंपल को हैंडल किया उसी तरह से उसको हैंडल करते हैं, उसको ट्रांसपोर्टेशन करवाते हैं। देन हम देखते हैं कि क्या कोई चेंजेस या कोई सिस्टमेटिक एरर जो है वो जनरेट तो नहीं हो रहा। ठीक है, तो हमारे पास सेकंड जो हमारा आ गया वो आ गया फील्ड ब्लैंक आ गया। DF हमने प्रिपेयर करना है जो हमारा क्या होगा, स्पाइक्ड होगा और उसको हम DF से रिप्रेजेंट करेंगे। इसके अलावा जो हमने क्या करना है, ये हमारे पास अब क्या हो गए कि हमारे पास 5 जो है वो सैंपल्स प्रिपेयर हो गए। 5 सैंपल्स आर प्रिजर्व्ड एफ नेसेसरी ट्रांसफर। 5 सैंपल सोल्यूशन हमारे पास आ गए। कौन कौन से हैं, जिसमें हमारे पास है A1, A2, B, BSF और DF। ठीक है, ये हमारे पास 5 सैंपल आ जाते हैं। देन हम क्या करते हैं, इनका एनालिसिस जो है वो स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट सैंपल टू बी एनालाइज्ड इज फील्ड ब्लैंक। इसके लिए क्या करते हैं, पूरा एक मैं प्रोटोकॉल यहाँ पे अगर साथ साथ बनाती जाऊँ तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले जो हम एनालाइज करेंगे वो हमारा क्या होगा, फील्ड ब्लैंक। ठीक है,
सबसे पहले हमने जो सैंपल एनालाइज करना है, जो भी हमारा मेथड था, ये जो भी टेक्निक थी जिसके ज़रिए हमने अपने बाकी सैंपल का एनालिसिस किया, जिनका हम क्वालिटी को जो है वो जो उनका डाटा है उसको हम एवेलुएट करना चाह रहे हैं, उसी मेथड को यूज़ करते हुए हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपना जो है वो फील्ड ब्लैंक जो है वो सैंपल एनालाइज करेंगे। ठीक है, जब हम अपना फील्ड ब्लैंक सैंपल एनालाइज करते हैं तो हमारे पास क्या हो सकती हैं, दो रिकवरीज हो सकती हैं, दो प्रॉपर जो है वो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। एक तो ये कि विद इन लिमिट आइदर वो है या वो नहीं है। ठीक है, विद इन लिमिट्स मतलब क्या कि हमारे अंडर कंट्रोल है या नहीं, या जो रेंजेस हमने डिज़ाइन की थी उसके अकॉर्डिंगली है या नहीं, या जिस रेंजेस के रिजल्ट हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमारे पास इस रेंजेस तक के रिजल्ट आने चाहिए वो हैं कि नहीं। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो सकती है, दो पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं, या तो हम कहेंगे ठीक है यस का, और या फिर हमारे पास पॉसिबिलिटी होगी नो की। ठीक है, अगर हमारे पास हम कहते हैं कि हमारा जो डीएफ स्पाइक्ड सैंपल था, फील्ड ब्लैंक है जो जिसकी हमने स्पाइकिंग की हुई है, हमने उसको एनालाइज किया है, लेकिन हमारे पास जो उसके रिजल्ट आए हैं वो विद इन दी लिमिट नहीं है, तो हम नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, उससे हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है कि अगर स्पाइक रिकवरी इज़ अनसेटिस्फैक्ट्री तो फिर हम क्या करते हैं, हम एक मेथड ब्लैंक जो है वो प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हमने सबसे पहले अपना फील्ड ब्लैंक प्रिपेयर किया और उसको जो है वो एनालाइज किया, देन हमने फाइंड आउट किया कि जो उसके रिजल्ट्स आए हैं वो विद इन द लिमिट्स हैं या नहीं। अगर नहीं होंगे तो देन हम क्या करेंगे, एक हमारा स्टैंडर्ड मेथड ब्लैंक जो है वो हम प्रिपेयर करेंगे, जिसको हम क्या कहते हैं डीएल से। ठीक है, मेथड ब्लैंक आपको पता है कि कौन सा होता है, जो हमने कहा था कि हम अपने लेबॉर्ट्री से लेके जाते हैं, लेकिन हम उसको जो साइट होती है, सैम्पलिंग साइट होती है, वहाँ पे ले जाके हम ओपन नहीं करते, देन हम उसको सेम क्लोज वे में ही हम उसी साइट सैम्पलिंग साइट से जहाँ पे हमने अपना सैंपल कलेक्ट करते हैं, उस कंटेनर को हम वैसे ही बंद वे में ही ले आते हैं। सिर्फ मेन हमारा मकसद ये होता है कि ताकि हम ये चेक कर सकें कि कोई ट्रांसपोर्टेशन के दौरान कोई वोलेटाइल मटेरियल ऐसा मौजूद तो नहीं है कि जिनकी क्रॉस कंटेमिनेशन की वजह से क्या हुआ है कि हमारे रिजल्ट के अंदर चेंजेस आ गई हैं। तो हमने क्या किया कि सबसे पहले अपना स्पाइक सैंपल एनालाइज किया, अगर वो विद इन लिमिट्स में नहीं आता देन हम किसकी तरफ चले जाते हैं कि हम क्या करते हैं, अपना एक मेथड ब्लैंक सैंपल प्रिपेयर करते हैं और मेथड ब्लैंक सैंपल को जो है वो हम एनालाइज करते हैं, देन हम चेक करते हैं कि वो हमारा विद इन लिमिट है या नहीं। ठीक है, अगर तो हम कहेंगे कि वो विद इन लिमिट होगा तो फिर क्या होगा, दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं इसकी भी हमारे पास, या तो यस की है, ठीक है, या फिर पॉसिबिलिटी क्या है हमारे पास, नो की है, यस या फिर नो। क्योंकि बेसिकली हमारा क्या मकसद है कि हमने ये फाइंड आउट करना है कि जो हमारा डाटा है उसके अंदर जो एरर्स आ रहे हैं या जो विद इन द लिमिट नहीं आ रहा है या जो आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, मतलब रेंजेस से बाहर जा रहा है, तो उसके पीछे की मेन वजह क्या है। ठीक है, अगर तो वो नॉन है तो इसका मतलब है कि सिस्टमैटिक एरर्स लेबॉर्ट्री में है। क्योंकि हमने क्या कहा, और अगर वो विद इन द लिमिट आता है तो सिस्टमैटिक एरर इन फील्ड है। किस तरह से ये पता चलता है मैं आपको बताती हूँ। इन फील्ड मतलब जहाँ से हमने अपना सैंपल सेलेक्ट किया। अब देखिए किस तरह से हमें पता चला, हमने क्या कहा कि हमने अपना जो है वो सबसे पहले क्या लिया, एक फील्ड ब्लैंक सैंपल लिया। फील्ड ब्लैंक सैंपल हमारे पास कौन सा होता था, जो हम अपना जो भी हमारे पास मैट्रिक्स होता था, ये जो सैंपल का मैट्रिक्स होता था वो हम क्या करते थे, लेबॉर्ट्री से ले जाते थे सैम्पलिंग साइट पे, वहाँ पे ओपन करके, ताकि क्या है कि जो भी सैम्पलिंग साइट की इन्वायरमेंटल कंडीशन है उनसे इंटरेक्शन हो सके। देन हम उसको उसी तरह से क्लोज करते थे और उसी तरह से उसकी हैंडलिंग ट्रांसपोर्टेशन करते थे जिस तरह से हमारे सैंपल की होती थी। उसको हमने चेक किया, हमने कहा कि अगर हमारे रिजल्ट जो है वो विद इन द लिमिट नहीं आते तो फिर हम क्या करते हैं, हम अपना मेथड ब्लैंक जो है वो यूज़ करते हैं। मेथड ब्लैंक कौन सा होता था, जिसको हम लेबॉर्ट्री से सैम्पलिंग साइट पे लेके जाते थे, लेकिन वहाँ पे जाके ओपन नहीं करते थे, सिर्फ उसको वहाँ पे लेके गए, देन वो वापस उसको जो है लेबॉर्ट्री तक लेके आए। सिर्फ मेन मकसद ये है कि ट्रांसपोर्टेशन के दौरान अगर उसके अंदर कोई भी चेंजेस आती हैं, हमारा जो भी कंपोनेंट्स मौजूद है, उनकी वोलेटाइल कंपोनेंट्स जो भी मौजूद है, उनकी क्रॉस कंटेमिनेशन की वजह से अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो वो हम फाइंड आउट कर सके। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, मेथड ब्लैंक को फाइंड आउट करते हैं। अगर वो विद इन द लिमिट नहीं होता तो वो क्या शो करता है कि इसका मतलब क्या, क्योंकि हमने क्या किया कि जो मेथड ब्लैंक है वो हम अपनी लेबॉर्ट्री से लेके गए। इट्स मीन क्या कि हमारे पास जो लेबॉर्ट्री के अंदर जो हमारा सैंपल कंटेनर है या जहाँ से हमने अपना मैट्रिक्स कलेक्ट किया, हमारा जो सिस्टमैटिक एरर जनरेट हो रहा है वो लेबॉर्ट्री की वजह से जनरेट हो रहा है। ठीक है, लेकिन अगर हम कहते हैं कि जो हमने अपना मेथड ब्लैंक चेक किया है, एनालाइज किया है, वो विद इन द लिमिट आता है, तो वो ये शो करता है कि जो सिस्टमैटिक एरर है वो हमारे लेबॉर्ट्री के अंदर नहीं है, बल्कि कहाँ पे है, क्योंकि हमने क्या कहा
कि जो हमने अपना मेथड ब्लैंक जो हमने लेबॉर्ट्री में प्रिपेयर किया था उसके रिजल्ट विद इन द लिमिट्स आए हैं, लेकिन जो हमारा फील्ड ब्लैंक था उसके विद इन द लिमिट्स नहीं है। तो इसका मतलब जो हमारे पास सिस्टमेटिक एरर आया है वो सैंपल के अंदर आया है और वो सैम्पलिंग साइट की वजह से आया। तो इसको हमने रिमूव करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ी। अगर हम कहते हैं कि हमारे लेबॉर्ट्री के अंदर कोई प्रॉब्लम होने की वजह से आया तो उसको हम क्या कर सकते हैं कि अपनी जो लेबॉर्ट्री की कंडीशंस हैं या जो भी चीज़ें हम लेबॉर्ट्री के इंस्ट्रूमेंटेशन की वजह से है या फिर कोई भी हमारा जो ग्लास वेयर है उसकी वजह से, तो हम उसको लेबॉर्ट्री के अंदर सही कर सकते हैं। लेकिन जो अगर हमारा जो है वो सिस्टमेटिक एरर ड्यू टू फील्ड की वजह से जनरेट हुआ है तो इसका मतलब ये है कि हमें क्या करना पड़ेगा कि जो भी हमारा सैंपल है उसको दोबारा से अगेन जो है वो सैंपल कलेक्ट करना पड़ेगा, ताकि क्योंकि हम क्या कह रहे हैं कि फील्ड की वजह से सैंपल जनरेट हो रहा है, वो एरर जनरेट हो रहा है, इट्स मीन हमने ऑलरेडी जो सैंपल की कलेक्शन है उसकी प्रिजर्वेशन है, उसकी हैंडलिंग है, उसकी ट्रांसपोर्टेशन है, उसमें कोई प्रॉब्लम जनरेट हुई है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपना सैंपल को दोबारा कलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे तो ये हमने नो का केस देख लिया। अगर हम कहते हैं कि हमारा जो स्पाइक सैंपल फील्ड स्पाइक सैंपल था, अगर उसके रिजल्ट जो है वो सही आ जाते हैं, यस में आ जाते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, नेक्स्ट हमारा फिर क्या होता है, अगर हम कहते हैं कि विद इन द लिमिट्स आते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, जो हमारा बी सैंपल था हम वो एनालाइज करते हैं। ठीक है, बी सैंपल एनालाइज करेंगे और अगर हम कहते हैं कि हमारा जो बी सैंपल है वो विद इन द लिमिट्स आता है, देन हम क्या करेंगे कि हमारे जो है विद इन द लिमिट आता है तो हम क्या करते हैं फिर अपना BSF जो हमने क्या कहा था कि हमारा बी का ही सैंपल है जिसको हमने स्पाइकिंग करवाई है उसकी फिर हम रिकवरी चेक करते हैं। ठीक है, बी अगर हमारा क्या है विद इन द लिमिट है या नहीं है, अगर वो विद इन द लिमिट है तो हम क्या करेंगे कि जो हमने BSF सैंपल प्रिपेयर किया था उसकी स्पाइकिंग करवा के फिर हम उसको एनालाइज करते हैं। ठीक है, क्या मैंने बताया कि अगर BSF को हमने एनालाइज करना है, ठीक है, अगर हमारे बी के रिजल्ट्स जो हैं वो यस मतलब विद इन द लिमिट्स आएंगे तो हमारा जो स्पाइक सैंपल है वो हम जो है वो एनालाइज करेंगे और हम BSF की रिकवरी चेक करेंगे कि आइदर वो विद इन द लिमिट्स है या नहीं है। रिकवरी विद इन लिमिट्स, ठीक है, ठीक है, अगर तो वो क्या कहते हैं यस में होगा, हमने कहा कि बी के सैंपल विद इन द लिमिट्स आए हैं तो फिर हमने क्या किया अपने स्पाइक सैंपल को यूज किया। अगर हम कहते हैं कि बी का जो है वो रिजल्ट हमारा जो है वो अंडर कंट्रोल नहीं आता, नो में है, अच्छा यहाँ पे हम पहले इसको कंप्लीट कर लें कि हमने कहा कि अगर डिस्कवरी इसकी यस में आ जाती है तो फिर हम क्या करेंगे, दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है ना कि जब हमने अपना बी को चेक किया अगर वो यस एंड लिमिट में आएगा तो हमने क्या किया BSF यानी कि अपना जो सैंपल स्पाइक किया गया था उसको हम चेक करेंगे। उसकी भी दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, या तो यस आएगा या फिर नो आएगा। ठीक है, अगर हम कहते हैं कि नो आता है मतलब क्या है कि जो रिकवरी है वो अकॉर्डिंग टू द विद इन द रेंज में नहीं आती, जितनी रिक्वायर्ड रिकवरी थी उतनी नहीं आती, उसके बाद हम क्या करते हैं कि BSL रिकवरी विद इन लेबॉर्ट्री स्पाइक सैंपल फिर हम प्रिपेयर करते हैं और फिर हम चेक करते हैं कि क्या हमारा जो सैंपल जो प्रॉब्लम जनरेट हो रहा है वो कहाँ पे जनरेट हो रहा है, BSL प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, BSL बेसिकली है क्या, हमारा लेबॉर्ट्री के जो हमारा मेथड ब्लैंक होता है BSL, इसका हम चेक करेंगे कि विद इन द रिकवरी है या नहीं है। BSL बेसिकली हमारा है क्या, एक मेथड ब्लैंक है जो हमने लेबॉर्ट्री के अंदर प्रिपेयर किया। इससे भी बेसिकली हमें क्या हो गया होगा, जिस तरह यहाँ पे हमने मेथड ब्लैंक जो था वो चेक किया था, तो यहाँ पे भी इसका चेक करने का मेन मकसद ये होगा कि ताकि हमें ये पता चल सके कि जो हमारे पास प्रॉब्लम जनरेट हो रही है वो लेबॉर्ट्री के अंदर से जनरेट हो रही है, मतलब सिस्टमेटिक जो आ रहा है एरर आ रहा है वो लेबॉर्ट्री में से जनरेट हो रहा है या फिर हमारे फील्ड में से आता है। ठीक है, अगर हम मेथड ब्लैंक यूज़ करेंगे, मेथड ब्लैंक के दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि या तो हमारे पास यस में आ सकता है विद इन द लिमिट्स आ सकता है या फिर हमारे पास नो में आ सकता है आउट ऑफ द लिमिट में आ सकता है। ठीक है, क्या है, दो पॉसिबिलिटीज़ है जिसमें मैंने क्या कहा कि सिस्टमेटिक एरर या फिर टाइम डिपेंडेंट सिस्टमेटिक एरर, इमीडिएट सिस्टमेटिक एरर या फिर टाइम डिपेंडेंट सिस्टमेटिक एरर। मतलब क्या, इमीडिएट दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं,
सिस्टमेटिक एरर, इमीडिएट सिस्टमेटिक एरर के क्या मतलब कि अ लेबोरेटरी स्पाइक सैंपल BSL इज प्रिपेयर्ड यूजिंग सैंपल B and NI. इफ द स्पाइक रिकवरी फॉर BSL इज एक्सेप्टेबल देन द सिस्टमेटिक एरर रिक्वायर्स अ लॉन्ग टाइम टू हैव अ नोटिसेबल इफेक्ट on the spike recovery. One possible explanation is that the analyte has not been properly preserved or has been held beyond the acceptable. अगर हम कहते हैं कि हमारा जो BSL का मेथड है उसके अंदर भी एरर आता है तो वो ये शो करेगा कि क्या है हमारे पास, अगर नो आता है तो इसका मतलब है कि कोई इमीडिएट सिस्टमेटिक एरर था जिसने क्या किया है कि हमारे बी सैंपल के एनालिसिस को इफेक्ट किया। लेकिन अगर नहीं आता तो फिर वो ये क्या इफेक्ट करेगा कि कोई टाइम डिपेंडेंट सिस्टमेटिक एरर है जो कुछ टाइम के बाद जो है वो डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह क्या हो सकती है कि हमारा जो सैंपल था जो हमने प्रिजर्व किया हुआ था वो सही कंडीशंस के अंदर प्रिजर्व नहीं किया, जिसके अंदर क्या हो गई हमारे पास कोई एरर जनरेट हो गई, कोई कंटेमिनेशन हो गई, और जिसकी वजह से क्या हुआ कि उसके अंदर जो हमने स्पाइक सैंपल जो मेथड ब्लैक प्रिपेयर किया उसके अंदर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई। अच्छा, यहाँ पे हमने देख लिया था कि यस ये तो हमने देख लिया कि अगर हमारा विद इन द लिमिट्स आता है तो फिर हम क्या करते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास क्या आता है नो, मतलब कि जो हमने अपना बी सैंपल एनालाइज किया है उसका जो रिजल्ट है वो विद इन द लिमिट्स नहीं आता, तो नेक्स्ट हमारा क्या स्टेप होता है कि हमारे पास जो डुप्लीकेट सैंपल हमने A1 और A2 प्रिपेयर किए थे हम उनको एनालाइज करते हैं, ठीक है, A1 और A2। इसकी भी दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं कि विद इन लिमिट्स हैं या नहीं है, ठीक है। उसके लिए हम देखते हैं कि या तो अगर हमारे पास कहते हैं कि दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, यस और नो की। क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, यस और नो। अगर यस है या फिर नो है, ठीक है। यस अगर आएगा तो इसका मतलब A1 और B सैंपल, मतलब क्योंकि B का हमने यस कहा है तो हमारे क्या है विद इन द लिमिट्स है, A1 और B सैंपल हमारे विद इन द लिमिट्स है, मतलब कोई सिस्टमेटिक एरर जनरेट नहीं हुआ, अंडर कंट्रोल है। लेकिन नो है इसका मतलब क्या कि जो भी आपके सैंपल आपने अपने रेप्लिकेट सैंपल प्रिपेयर किए हैं वो पुअर रेप्लिकेशन है, दोनों आपके जो सैंपल्स रेप्लिकेट आपने जो प्रिपेयर किए थे वो दोनों के दोनों उनकी रेप्लिकेशन पुअर है। अगर तो ये विद इन द लिमिट्स आएगी तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा डाटा वैलिड है, और अगर जो है वो मतलब इसकी भी हमने कहा ना कि विद इन द लिमिट्स है या नहीं, तो इसकी भी दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। अगर तो हम कहेंगे कि येस आ जाता है, और अगर हमारे कहते हैं कि नो आ जाता है, ठीक है, नो या फिर येस। अगर हमारा इसका डाटा भी A1 और B का जो, क्योंकि B हमने एनालाइज कर लिया वो विद इन द लिमिट्स था या नहीं था वो देख लिया हमने, देन हमने क्या देख लिया कि जो है वो A1 और A1 और A2 को हमने चेक कर लिया, उसकी दोनों पॉसिबिलिटीज़ देख ली। अगर हम कहते हैं कि A1 और B का रिजल्ट विद इन द लिमिट्स आता है तो फिर वो अगर येस आ जाता है तो इसका मतलब क्या, मतलब विद इन द लिमिट्स आ जाते हैं तो वो ये इंडिकेट करते हैं कि हमारा जो डाटा है वो वैलिड है, डाटा इज वैलिड। लेकिन अगर वो नहीं आता तो वो ये इंडिकेट करता है कि हमारा जो सैंपल है वो क्या है, पुअर डुप्लीकेट सैंपल हैं, दोनों के दोनों जो हमने कहा था कि हमने सेम साइड से सेलेक्ट किए। तो बेसिकली ये वाला एक प्रोटोकॉल होता है जिसको हम यूज़ करके क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं कि हमारे पास जो डाटा आ रहा है आइदर वो जो है वो क्वालिटी एश्योरेंस का जो डाटा हमारे पास इवेलुएट रिजल्ट आते हैं वो इवेलुएट हो जाते हैं कि हमारे पास जो है वो एक प्रॉपरली जो रिजल्ट्स हैं या जो डिज़ायर्ड रेंजेस हैं उनके अंदर हमारे पास रिजल्ट्स आए हैं या नहीं आए, ठीक है। तो ये बेसिकली ये पूरा का पूरा एक मेथड जो है वो यूज़ करते हैं फाइंड आउट करने के लिए कि हमारे पास जो रिजल्ट्स हैं वो हमारे सेटिस्फैक्ट्री हैं या नहीं है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम इसकी जो है वो इस मेथड की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात कर लें तो इसमें देखिए मेन चीज़ जो आपको क्लियरली नज़र आ रही होगी वो ये है कि हमने क्या कहा कि इसके अंदर रेप्लिकेशंस होती हैं। प्रोटोकॉल रिक्वायर 4 to 5 इवेलुएशन ऑफ क्वालिटी असेसमेंट डाटा बिफोर द रिजल्ट फॉर अ सिंगल सैंपल कैन बी एक्सेप्टेड, कि हमें क्या करनी पड़ती है 4 to 5 स्टेप्स मिनिमम होते हैं इवेलुएशन के लिए, जिसके ज़रिए हम इवेलुएट करते हैं और देन हम फाइंड करते हैं कि हमारा जो डाटा है वो एक्सेप्टेड होगा भी या नहीं होगा। तो इस लिहाज से हम ये कह सकते हैं कि क्या है कि ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है और बहुत ज़्यादा मनी भी वेस्टेज होती है। तो इसके अलावा हमारा जो है हम कहते हैं कि जो इंडस्ट्रीज या काम कर रही होती हैं उनका मेन फोकस या मेन ज़्यादा टाइम जो है इसी डाटा की इवैल्यूएशन पे पास स्पेंड हो जाता है। सेकंड, अगर हम इसका एडवांटेज देखें प्रिस्क्रिप्टिव अप्रोच का, तो इसका एक एडवांटेज जो है वो ये है कि एक ही जो है वो सिंगल कंसिस्टेंट सेट ऑफ गाइडलाइन इज यूज्ड बाय ऑल लैबोरेटरीज टू कंट्रोल द क्वालिटी ऑफ एनालिटिकल रिजल्ट। लेकिन इसका जो फ़ायदा एक है वो ये फ़ायदा है
कि जितनी भी इंडस्ट्रीज़ जिनके अंदर वेस्ट वाटर का एनालिसिस किया जा रहा है वो सारी की सारी सेम एक ही प्रोटोकॉल को यूज़ करती हैं अपने जो भी डाटा है उसको इवेलुएट करने के लिए। तो मतलब क्या कि जितनी भी इंडस्ट्रीज़ रन कर रही हैं, जब उन्होंने अपना जो अभी अगर वो वेस्ट वाटर या वाटर के ऊपर एनालिसिस का काम कर रही हैं तो उन्होंने जब अपना डाटा को इवेलुएट करना है कि आइदर जो है वो डाटा वैलिड है या नहीं, तो वो सेम प्रोटोकॉल जो है वो सारी की सारी इंडस्ट्रीज़ के अंदर फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट हम इसकी जो है वो सेकेंड टाइप देखेंगे जो हमारे पास है परफॉर्मेंस बेस्ड अप्रोच। जो सेकेंड मेथड होता है वो है परफॉर्मेंस बेस्ड अप्रोच। ठीक है, परफॉर्मेंस बेस्ड अप्रोच को अगर मैं यहाँ पे क्लैरिफाई करूँ, इन अ परफॉर्मेंस बेस्ड अप्रोच टू क्वालिटी एश्योरेंस a laboratory is free to use its experience to determine the best way to gather and monitor the quality assessment data। तो बेसिकली परफॉर्मेंस बेस्ड अप्रोच के अंदर क्या होता है कि जितनी भी इंडस्ट्रीज काम कर रही होती हैं वो फ्री होती हैं कि वो क्या कर सकती हैं कि अपना जो भी इनके डाटा रन हो रहा है या जो भी डाटा इवेलुएट हो रहा है उसकी वो मॉनिटरिंग खुद से कर सकती है। मॉनिटरिंग करने के वही सेम मेथड्स वो अडॉप्ट करती हैं, लाइक जिस तरह से हमने ये कहा था कि डुप्लीकेट सैंपल्स हैं या ब्लैंक मेथड्स हैं, ब्लैंक सैंपल मेथड है या फिर स्पाइक्स रिकवरी है, इन सारे के सारे मेथड्स को वो यूज़ करके क्या कर सकती हैं, वो इवेलुएट कर लेती हैं कि उनका जो डाटा है वो आइदर क्वालिटी डाटा है या नहीं है। बेसिकली इनका मेन काम क्या होता है कि लेबॉर्ट्रीज का या फिर हम ये कहें परफॉर्मेंस बेस्ड अप्रोच का मेन मकसद क्या होता है कि उन्होंने फाइंड आउट करना कि उनका भी जो भी डाटा है वो जो भी सैंपल्स एनालाइज किए जा रहे हैं उनके लिए जो भी कंडीशंस रिक्वायर्ड हैं, अदर वो कंडीशंस अवेलेबल हैं या नहीं, उनके पास जो भी रिजल्ट्स आ रहे हैं वो अंडर स्टैटिस्टिकल कंट्रोल हैं या नहीं, कौन सा ऐसा पॉइंट्स है या कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनकी वजह से क्या होता है कि डाटा स्टैटिस्टिकल कंट्रोल से बाहर जाता है। या फिर हम ये कह सकें कि वो ये वैल्यूएट करना कि अगर कोई डाटा हमारा जो है वो स्टैटिस्टिकल कंडीशन से या स्टैटिस्टिकल कंट्रोल से बाहर जा रहा है तो उस कौन से रिक्वायर्ड एक्शन है ताकि वो लिए जाएं और उस डाटा को जो है वो कंट्रोल किया जाए, या फिर किस तरह से या कौन कौन सी ऐसी करेक्टिव मेजर्स हैं जो ज़रूरी होती हैं ताकि अगर कोई भी प्रॉब्लम जनरेट होता है उस प्रॉब्लम को जो है वो रिजॉल्व किया जाए और ताकि हमारे पास क्या है कि जो भी हमारे पास डाटा है वो एक क्वालिटी डाटा है। ठीक है, बेसिकली जो परफॉर्मेंस बेस्ड अप्रोच के अंदर हम टूल यूज़ करते हैं क्वालिटी के असेसमेंट के लिए वो है कंट्रोल चार्ट। टूल यूज्ड फॉर क्वालिटी असेसमेंट इन परफॉर्मेंस बेस्ड अप्रोच इज used for performance based approach is control charts। ठीक है, कंट्रोल चार्ट्स को जो है वो बेसिकली यूज़ करते हैं फाइंड आउट करने के लिए, एवेलुएट करने के लिए अपने या क्वालिटी जो डाटा है क्वालिटी एश्योरेंस का डाटा है उसकी असेसमेंट के लिए। कंट्रोल चार्ट क्या होते हैं, बेसिकली कंट्रोल चार्ट की अगर हम एक प्रॉपर डेफिनेशन देख लें देन हम कंट्रोल चार्ट स्टार्ट करते हैं कि कंट्रोल चार्ट क्या होते हैं। कंट्रोल चार्ट्स बेसिकली हैं क्या, अगर मैं यहाँ पे प्रॉपर अ ग्राफ शोइंग द टाइम डिपेंडेंट चेंजेस इन द रिजल्ट ऑफ एन एनालिसिस दैट इज यूज्ड टू मॉनिटर वेदर एन एनालिसिस इज इन अ स्टेट ऑफ स्टैटिस्टिकल कंट्रोल। तो ग्राफिकल कंट्रोल चार्ट्स बेसिकली क्या हैं, जो कि हमारे पास टाइम डिपेंडेंट ग्राफ होते हैं जो कि किसी भी प्रोसेस को या कोई भी मैन्युफैक्चरिंग है या कोई भी एनालिसिस है उसके विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो उसकी एनालिसिस को जो है वो इंडिकेट कर रहे होते हैं। और बाय यूजिंग कंट्रोल चार्ट हम ये देख सकते हैं कि जैसे जैसे टाइम पास आउट हो रहा है कोई भी एनालिसिस का मैन्युफैक्चरिंग का, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो हमारे रिजल्ट्स आ रहे हैं क्या वो अंडर कंट्रोल अंडर स्टैटिस्टिकल कंट्रोल हैं या नहीं है। अगर किसी भी पॉइंट पे वो स्टैटिस्टिकल कंट्रोल से बाहर जाते हैं चाहे वो हम कहें कि पॉजिटिव वे में चाहे वो नेगेटिव वे में, तो वो हम स्टैटिक कंट्रोल चार्ट्स के जरिए जो है हम क्या कर सकते हैं फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली हमारे पास जो कंट्रोल चार्ट्स होते हैं वो दो टाइप्स के यूज़ होते हैं, जिसमें एक जो है वो कंट्रोल चार्ट है वो प्रॉपर्टी कंट्रोल चार्ट है और सेकेंड वन जो है वो प्रिसिजन कंट्रोल चार्ट है। ठीक है, दो टाइप्स के कंट्रोल चार्ट यूज होते हैं, प्रॉपर्टी कंट्रोल चार्ट और
सेकंड जो होते हैं वो प्रिसिशन कंट्रोल चार्ट, ठीक है। प्रॉपर्टी कंट्रोल चार्ट और प्रिसिशन कंट्रोल चार्ट जो है वो क्या होते हैं, बेसिकली जो था वो चार्ट्स को जब डेवलप किया गया 1920 में जो है वो इन चार्ट्स को डेवलप किया गया था क्वालिटी एश्योरेंस टूल के तौर पे। जो भी इंडस्ट्रीज़ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ काम करती हैं वो अपनी क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए जो कंट्रोल चार्ट्स को यूज़ करती हैं। दो टाइप के चार्ट्स हैं जो यूज़ होते हैं क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट हम जो है वो इनकी डिटेल देखेंगे कि क्वालिटी कंट्रोल कंट्रोल चार्ट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ये किस तरह से हम इनको डेवलप करते हैं, जिसमें फर्स्ट वन आता है हमारा कंस्ट्रक्टिंग ऑफ अ प्रॉपर्टी कंट्रोल चार्ट। प्रॉपर्टी कंट्रोल चार्ट क्या होता है, किस तरह से डेवलप होता है, ठीक है। Property control chart, the simplest form of a property control chart is a sequence of points, each of which represent a single determination of the property being monitored, ठीक है। बेसिकली क्या है कि जो प्रॉपर्टी चार्ट्स होते हैं वो ये इंडिकेट करते हैं कि कौन सा सैंपल है हमारे पास और उसकी कौन सी प्रॉपर्टी को एनालाइज किया जा रहा है, और जो प्रॉपर्टी एनालाइज की जा रही है आइदर वो स्टैटिस्टिकल कंट्रोल में है या नहीं, या कौन कौन से उस प्रॉपर्टी के ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि हम कहते हैं कि हमारे स्टैटिस्टिकल कंट्रोल से बाहर जाते हैं, या फिर कौन से स्टैटिस्टिकल कंट्रोल से जो है वो बिलो जाते हैं, अबव द उसकी लिमिट से बाहर जाते हैं या उसके लिमिट्स के अंदर आते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि हम क्या कहते हैं कि जो कंट्रोल चार्ट्स डेवलप करते हैं तो उसके लिए वो क्या करते हैं, एक मीन लाइन जो है वो उन्होंने ड्राइव की हुई होती है कि एक मीन लाइन है, उस मीन लाइन के अगर इर्द गिर्द हमारे पास पॉइंट्स आएंगे तो हम क्या कहेंगे, डाटा रहता है तो हम क्या कहते हैं कि हमारा जो है वो जो सिस्टम है हमारा वो अंडर स्टैटिस्टिकल कंट्रोल है, अगर वो सारे के सारे पॉइंट्स मीन वैल्यू के क्लोज रहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर जितना वो मीन वैल्यू से डेविएट करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन का आपने वर्ड सुना होगा, जितने वो मीन वैल्यू से डेविएट करते हैं उतना ही जो है वो हमारा जो कंट्रोल चार्ट होता है वो ये इंडिकेट करता है कि हमारा जो सिस्टम है वो स्टैटिस्टिकल कंट्रोल्स में है या नहीं है। अगर वो स्टैटिस्टिकल कंट्रोल से बाहर जा रहा है तो किस हद तक बाहर गया है, कितना जो है वो किस रेंज तक या किस लिमिट तक जो है वो स्टैटिस्टिकल कंट्रोल के अंदर अवेलेबल है, ठीक है। तो बेसिकली हम ये इससे प्रॉपर्टी कंट्रोल चार्ट से हम फाइंड आउट करते हैं। सेंट्रल लाइन ऑफ द कंट्रोल चार्ट इज जो जिसको हमने कहा कि हमारी जो मीन लाइन होगी, जिसको मीन वैल्यू होगी, जिसके इर्द हम फाइंड आउट करते हैं कि हमारा स्टैटिस्टिकल कंट्रोल में है यानी, उसको हम सेंट्रल लाइन कहते हैं। और सेंट्रल लाइन को बेसिकली हम मीन वैल्यू से ही कैलकुलेट करते हैं। CL स्टैंड फॉर सेंट्रल लाइन, जो कि इक्वल है मीन के, जो आप लोगों ने यकीनन पढ़ा होगा। और मीन हमें पता है समीशन x1 ओवर xi बल्कि सॉरी डिवाइडेड बाय n, ठीक है। ये जिस तरह से हम मीन कैलकुलेट करते थे स्टैट्स के अंदर आपने पढ़ा होगा, बेसिकली उसी तरह से हम कहते हैं xi मीन्स कि कितनी नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज हमने जो है वो हम फाइंड आउट कर रहे हैं, उन सब की एडिशन करके देन टोटल नंबर ऑफ कितनी है। लाइक अगर मैंने कहा कि मेरे पास जो नंबर्स हैं या जो प्रॉपर्टी के फाइंड आउट कर रहे हैं उनके जो रिजल्ट आने कोई 5 है, 10 है, देन 13 है, 14, 15 है, इस तरह से इन सारी वैल्यूज़ को हम ऐड करेंगे, टोटल कितनी बनती है 1 2 3 4 4 पे हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मीन वैल्यू आएगी, और वो मीन वैल्यू ही हमारी क्या होगी, सेंट्रल लाइन को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। उसके बाद हम इसी मीन वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए हम क्या कर लेते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट कर लेते हैं। द पोजीशन ऑफ द बाउंड्री लाइंस आर डिटरमिन्ड बाय द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द पॉइंट्स यूज टू डिटरमिन द सेंट्रल लाइन, ठीक है। उसके बाद हम स्टैंडर्ड डेविएशन के कितना जो है वो हमारी वैल्यूज स्टैंडर्ड डेविएट करें ओरिजिनल पॉइंट से, ताकि हमें पता चल सके कि हमारा जो है वो डाटा अंडर कंट्रोल है या नहीं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन का जो है वो मेथड फार्मूला यूज़ करते हैं तब इवेलुएट करने के लिए। स्टैंडर्ड डेविएशन हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, वही सेम फार्मूला जो हम ऑलरेडी स्टैट्स में पढ़ चुके होंगे यकीनन आप लोग, x बार, ठीक है, होल का स्क्वायर ओवर डिवाइडेड बाय n-1। बेसिकली ये हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाता है, और स्टैंडर्ड डेविएशन से हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं कि मीन वैल्यू से जो है वो हमारा कितना पॉइंट्स जो है वो डेविएट करें, या कितने हायर चाहे हम पॉजिटिव वे में डेविएशन करें चाहे हम नेगेटिव वे में करें, कि मैक्सिमम कितना डेविएशन हो जिससे हमें पता चल सके कि हमारा जो डाटा है वो अंडर स्टैटिस्टिकल कंट्रोल है या नहीं। स्टैंडर्ड डेविएशन की बेसिस पे हम क्या करते हैं, जो हमारे कंट्रोल चार्ट्स होते हैं उनकी हम अपर कंट्रोल लिमिट्स और लोअर कंट्रोल लिमिट्स जो है वो हम डिज़ाइन करते हैं। बेसिकली जो हमारे पास कंट्रोल चार्ट्स होते हैं उनकी 4 बाउंड्रीज होती हैं, जिसमें फर्स्ट वन आती है अपर वार्निंग लिमिट, ठीक है, जिसमें हम क्या कहते हैं कि हमारे कंट्रोल से मैक्सिमम 2 स्टैंडर्ड डेविएशंस मतलब 2 पॉइंट्स जो है वो डेविएट हो। नेक्स्ट आती है लोअर वार्निंग लिमिट, जिसमें सेंट्रल लाइन से हमारे जो पॉइंट्स डेविएट कर रहे हैं
चाहे वो नीचे वाली डायरेक्शन में कर रहे हैं वो मतलब लोअर लिमिट्स में कर रहे हैं तो वो मैक्सिमम 2 हो। इसी तरह से हमारे पास आती है अपर कंट्रोल लिमिट, कंट्रोल लिमिट प्लस 3 पॉइंट्स जो है वो डेविएट करें मैक्सिमम, और लोअर कंट्रोल लिमिट अगर वो डेविएट कर रहे हैं तो वो मैक्सिमम 3 जो है वो डेविएट करें। तो बेसिकली ये जो है वो यूज़ होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि किस तरह से हम अपने जो है वो चार्ट को जो है वो ड्रॉ करते हैं। अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो हम प्रॉपर्टी कंट्रोल चार्ट जो है वो बाकायदा ड्रॉ करेंगे कि किस तरह से प्रॉपर्टी कंट्रोल चार्ट जो है वो काम करता है। देन हम किस तरह से वो प्रॉपर्टी कंट्रोल चार्ट्स या जितने भी हमारे पास कंट्रोल चार्ट्स होते हैं हम उनको स्टडी करते हैं, वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो डिटेल में विद एग्जाम्पल जो है वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।